Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on successive approximation for Fredholm integral equation. यानी हमने Fredholm integral equation को सॉल्व करना है by using iterative scheme या successive approximations method से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में मेथड जनरेट किया था। तो इसकी टाइप 1 आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द आइटरेटिव कर्नल्स और फंक्शन फॉर इंटेग्रल इक्वेशन। यानी ये आपके पास जो फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन दी हुई है, इसका आपने क्या करना है, आइटरेटिव कर्नल्स कैलकुलेट करने हैं। यानी हम सबसे पहले इसमें टाइप 1 में देखेंगे कि इसके आइटरेटिव कर्नल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उन आइटरेटिव कर्नल्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसी इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था। और फिर जो आपके पास वो जो सीरीज़ बनेगी, वो न्यूमन सीरीज़ बनेगी, वो भी हमने पिछली वीडियो में डिफाइन की थी कि किस तरीके से वो कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि एग्जांपल 1 है, फाइंड द आइटरेटिव कर्नल्स आर फंक्शंस, आइटरेटिव कर्नल या आइटरेटेड फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग कर्नल्स। यानी आपको कर्नल्स दिए हुए हैं, मतलब जैसे एक पार्ट कर्नल के एक्स टी दे दी है, आपने क्या करना है, इसके आइटरेटिव कर्नल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो जैसा कि पहला पार्ट है के एक्स टी, आपको साइन एक्स माइनस 2t दिया हुआ है, ये इंटरवल है 0 से 2 पाई, और टी जो वेरी कर रहा है वो भी 0 से 2 पाई। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, कर्नल दिया हुआ है ई एक्स को साइन टी, और इसी तरीके से तीसरा पार्ट भी है के एक्स टी एक्स प्लस साइन टी। तो आप इनमें से जैसे आपको मेथड समझ आ जाए, बाकी जो पार्ट्स हैं वो तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। तो आइटरेटिव कर्नल्स क्या होते हैं, आपके पास एक कर्नल दिया होता है, आप K1 K2 K3 K4 यानी जितने वो कहेगा आप उन्हें उसके कैलकुलेट कर लें। अगर वो जनरलाइज फॉर्म में कहता है तो आप ज़ाहिर बात है जब K1 फाइंड करेंगे, K2 फाइंड करेंगे, K3 फाइंड करेंगे, तो उसमें अगर सिमेट्री आ रही है तो हम उसको इन जनरल भी कर सकते हैं। तो जो गिवन कर्नल आपका होता है वो आपके पास होता है K1xt। तो Kxt को हमने क्या ले लिया, K1xt। ये क्वेश्चन 1 है, यानी हम जनरल फार्मूला पहले लिख रहे हैं। और एंड के एन एक्स टी का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि लिमिट्स उन्होंने 0 से 2 पाई दी हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई के एक्स जेड के एन माइनस 1 जेड टी डी जेड। इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, ये आपको गिवंस वैल्यूज थी। अब फ्रॉम 1 में देखें K1xt जो है वो बराबर हो जाएगा KXT के, और KXT हम पहला पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, तो उसमें आपको साइन एक्स माइनस 2t दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दे दी, यानी आपका फर्स्ट आइटरेशन का K1 कैलकुलेट हो गया। अब अपने K2 कैलकुलेट करना है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ n को क्या पुट कर दें 2, तो यह हो जाएगा K2xt 0 से 2 पाई के एक्स जेड के 2 माइनस 1 यानी K1zt। तो ये फार्मूला बनेगा डी जेड 0 से 2 पाई के एक्स जेड जो है, क्योंकि आपको के एक्स जेड का मतलब है कि के एक्स टी दिया हुआ है, तो जहाँ टी था वहाँ जेड लगा दिया, तो आपके पास साइन एक्स माइनस 2 जेड आ गया। ये K1zt है, यानी K1zt का मतलब है कि K1 के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप z पुट कर दें, तो ये आ जाएगा K1zt यानी साइन z माइनस 2t डी जेड। तो इसको आप ज़ाहिर बात है यूज़ सॉल्व करेंगे, क्योंकि डी जेड के लिहाज से हमने सॉल्व करना है। तो इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, यानी दोनों फंक्शन में जेड है, तो ज़ाहिर बात है कोई कांस्टेंट नहीं है जो हम बाहर निकाल लें। तो आप ये फार्मूला बना लें, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 से डिवाइड कर दें, और ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वो फार्मूला बन गया कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया, और उसके बाद अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन लेके फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर 0 कैलकुलेट हुआ है। ये सिंप्लीफिकेशन मैंने नहीं की, क्योंकि जब जहाँ जहाँ जेड होगा वहाँ आप 2 पाई इसमें पुट कर देंगे, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, यानी क्योंकि जेड के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जेड होगा वहाँ आप 2 पाई पुट करेंगे, और फिर जहाँ जहाँ जेड होगा वहाँ आप लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन पर आपके पास K2xt जो है वो 0 कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से जब हम K3 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो n को 3 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन 2 पर ये फार्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन मतलब तो हमने ऊपर लिखा था, उसमें K3x जो है वो बराबर होगा 0 से 2 पाई के एक्स जेड और K2zt डी जेड। तो ये भी वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के देखें K2zt जो है वो हमने 0 कैलकुलेट किया, तो जब से 0 पुट करेंगे तो आपका K3 जो है वो भी 0 कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि एक कर्नल अगर 0 हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट जितने भी कर्नल आएंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके आइटरेटिव कर्नल जो हैं वो कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि पार्ट टू में आपको जो कर्नल दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है e⁻x को साइन टी, तो आपने इसी को कर्नल को KXT को K1xt ले लेना है, क्योंकि फर्स्ट आइटरेशंस। और इन जनरल आपका फार्मूला जो है KNxt का जो फार्मूला होता है वो होता है 0 टू पाई, यानी क्योंकि इंटरवल आपको 0 टू पाई दिया हुआ है, क्योंकि फार्मूला तो A टू B होता है, क्योंकि A और B आपको उन्होंने 0 और पाई इंटरवल दिया हुआ है, तो KXZ और KN-1 ZT DZ होता है। तो इसमें क्योंकि K1 आ गया, आपने K2 निकालना है, तो n = 2 पुट कर दिया उन्होंने,
तो n को यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ आ जाएगा k2xt 0 to पाई kxz k1zt। अब k1zt का मतलब है k1xt दिया हुआ है, तो जहाँ आपके पास x है वहाँ z पुट कर दें तो आपके पास e की पावर z और कोसाइन z आ जाएगा, क्योंकि कोसाइन टी आ जाएगा, क्योंकि ई एक्स, क्योंकि हम किसकी जगह पुट कर रहे हैं, टी की जगह जेड पुट कर रहे हैं, तो ई एक्स कोसाइन जेड आ जाएगा। और यहाँ के वन जेड टी है तो के वन जेड टी का मतलब है कि के वन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड पुट करें तो आ जाएगा ई की पावर जेड कोसाइन टी। तो इसमें जेड के लिहाज से जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो कोसाइन टी और ई एक्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा ई जेड और कोसाइन जेड। तो e की पावर z और कोसाइन z का इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद आपके पास उन्होंने ये डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है। अदरवाइज इसका एक अलग फार्मूला भी है, e की पावर ax कोसाइन bx का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला FSC की सेकेंडरी मैथ में भी लिखा हुआ है, और प्रीवियस क्लासेस में बाय पार्ट्स वाले टॉपिक में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपने इसको मतलब देख लें कि कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके ये आंसर आया, उन्होंने डायरेक्ट लिखा और लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 to 2 पाई। ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, e की पावर ax कोसाइन bx dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो देखें ये इसके बराबर होता है। ये फार्मूला उन्होंने यहाँ अप्लाई किया, यानी x का कोफिशिएंट a है तो इसका मतलब a1 पुट कर दी है, x की जगह z पुट कर दी है, और यहाँ b जो है वो भी आपका 1 है, a भी आपका 1 है, फार्मूले में पुट किया तो देखें ये आंसर आ गया। तो फंडामेंटल जब थ्योरम लगाया तो उन्होंने उसके बाद जब है जो k2x जो है वो आपका ये कैलकुलेट हुआ है। अब आपने ज़ाहिर बात है k3 कैलकुलेट करना है, तो जहाँ उसी फार्मूले में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आप जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ 3 पुट कर दें तो k3 आ जाएगा, यहाँ आइटरेटिव में k2 आएगा, यहाँ k2 की वैल्यू यहाँ से क्योंकि k2z ही निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ z पुट कर दें तो आपके पास ये कैलकुलेट होगा। इसमें z के लिहाज से इंटीग्रेशन लेनी है तो t वाले फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएंगे, अंदर ई जेड कोसाइन जेड रह जाएगा। तो उसी तरीके से दोबारा वही फार्मूला अप्लाई होगा, तो उसकी भी उन्होंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसी तरीके से लिख दिया, ये k3 आ गया। तो इसी तरीके से कि आप k4 और एंड सो ऑन इन जनरल kn जो है कैलकुलेट उन्होंने किया है, क्योंकि k1 के अंदर -1 आया था, k2 के अंदर भी इसी तरीके से, k3 के अंदर -1 की पावर n आया है, और देखें टर्म्स एक जैसी आ रही हैं। तो उन्होंने जब जनरल किया तो यहाँ अगर देखें 3 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ n है तो वहाँ n-1 हो गया, और क्योंकि 1 प्लस e की पावर π/2 फिक्स कांस्टेंट है ये वैसे रहेगा। अगर यहाँ देखें 3 है यहाँ 2 है तो यहाँ n है तो वहाँ n-1 आ जाएगा, और ये फंक्शन भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका जनरल कर्नल जो है, आइटरेटिव कर्नल जो है वो कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप इस पार्ट 3 को भी देख लें, पार्ट 3 में भी x प्लस साइन टी उन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं, तो आप आइटरेटिव कर्नल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आइटरेटिव कर्नल्स जो हैं कैलकुलेट। तो आप पहले k1 k2 k3 k4 जितने में कहें, जितने में सिमेट्री आ जाए आप वो जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ उन्होंने देखें 6 तक कैलकुलेट किया है, और 6 तक कैलकुलेट करने के बाद देखें अगर उसके अंदर सिमेट्री आ रही है तो उसका उन्होंने इन जनरल रिजल्ट भी, मतलब अगर लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है जनरल लिखने की। आप बस 5-6 जो हैं आइटरेटिव कर्नल जो हैं वो कैलकुलेट कर लें। थैंक यू वेरी मच।